नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनडीए का लगातार बढ़ रहा कुनबा, चिराग पासवान के बाद सुबह सपा के ओपी राजभर शामिल। 18 जुलाई को होगी महाबैठक। दिल्ली में अध्यादेश पर बवाल बरकरार, विपक्षी एकता की मुहिम के बीच कंफ्यूज हुई कांग्रेस। केजरीवाल के बैठक में शामिल होने पर बना सस्पेंस। विपक्षी एकता को बड़ा झटका, बेंगलुरु की बैठक से पहले ममता ने किया किनारा। पैर में चोट का कारण बता मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार। बिहार में नहीं लागू होगा यूसीसी, नीतीश कुमार ने साफ किया स्टैंड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों को दिया आश्वासन। दिल्ली में बाढ़ ने खोली केजरीवाल सरकार की पोल, राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे सौरभ भारद्वाज के खिलाफ नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन कर आप नेता को भगाया। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे एनडीए के बढ़ते कुनबे की। 2024 चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए का हिस्सा बनी, फिर 18 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा गया, जिससे लोजपा के भी एनडीए में शामिल होने की खबरों पर मुहर लग गई। अब इसके बाद आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राजभर ने इसकी घोषणा की है। लोग सब छोटे छोटे दल जो है वो फिर से एनडीए में उनकी वापसी हो रही है। कितना इसका फायदा एनडीए को होगा 2024 के चुनाव? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से बहुत आगे है। जो परिस्थिति है उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही अपने दम पर बहुमत लेकर के आएगी और पिछली बार जितनी सीटें आई उससे कहीं ज्यादा सीटें इस बार आएगी, यही तमाम सर्वे बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी एकता का एक स्वांग रचा जा रहा है कि सारे विपक्ष एक साथ हो जा रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, मोदी को हराने के लिए। तो ये परसेप्शन बैटल है कि किसके साथ, किसके खेमे में कितने ज्यादा लोग हैं। और यही परसेप्शन बैटल को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 18 तारीख को ही मीटिंग रखी। एक मीटिंग हो रही है बेंगलोर में और एक मीटिंग हो रही है दिल्ली में। बेंगलोर में सोनिया गांधी और यहां प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। अब दोनों की तरफ से संख्या बताया जाएगा कि भाई किसके साथ कितने लोग हैं। रिजल्ट का इससे कोई ज्यादा असर इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये परसेप्शन बैटल कि भाई मोदी को अनपॉपुलर हो गए, सारी पार्टियों ने छोड़ दिया, ये साबित ना कर सके विपक्ष, इसके लिए तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। और जो खबर आ रही है कि 24 पार्टियां कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में होगी तो 28 पार्टियां बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने वाली है। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले कई दल एनडीए का हिस्सा बने हैं, जिससे कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं दिल्ली में अध्यादेश पर बवाल लगातार बरकरार है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच कांग्रेस विपक्षी दलों के सामने सरेंडर करती नजर आई है। अध्यादेश पर अपना रुख साफ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। पहले जयराम रमेश ने इशारों में समर्थन के संकेत दिए और फिर बाद में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आए। हालांकि कांग्रेस के इस रुख पर पार्टी के कई नेता सहमत नहीं हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने अपना रुख तो साफ कर दिया, केजरीवाल क्यों नाराज है? देखिए, केजरीवाल की राजनीति, मैं बार बार कहता हूं, ये अजीबोगरीब राजनेता है। कांग्रेस पार्टी फिर से उसी कंफ्यूजन का शिकार होकर वही काम कर रही है जो काम नहीं करना चाहिए था। जब दिल्ली में पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो किसके समर्थन से? कांग्रेस पार्टी। नुकसान सबसे ज्यादा किसको पहुंचाया? कांग्रेस पार्टी को। क्या वो उस वक्त समर्थन मांग रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से कोई समर्थन मैंने नहीं मांगा।
और कांग्रेस पार्टी फिर भी कह रही कि भाई समर्थन ले लो, समर्थन ले लो। और समर्थन देने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी दिल्ली से खत्म हो गई, पंजाब से खत्म हो गई। कई सारे राज्यों में वो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये अरविंद केजरीवाल, जैसे गुजरात हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में ही ये सेंधमारी करता है। अब अध्यादेश का मसला आया तो पिछली बार बैठक जो बिहार में हुई पटना में, वहां उसने कह दिया भाई कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह दबाव कि अगर केजरीवाल नहीं आता है इस मुद्दे पे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केजरीवाल लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है, तो ये जो मुहिम जो विपक्षी एकता की कांग्रेस पार्टी चला रही है उसमें बहुत बड़ा एक डेंट पड़ जाएगा और केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताएगा। तो आनन फानन आपने मीटिंग बुलाई और यह फैसला लिया कि चलो भाई हम प्रधानमंत्री मोदी के तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले हैं उसके खिलाफ जाएंगे। आपने एक तरीके से टैसिट समर्थन दे दिया, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल, उन्होंने कहा भाई मेरा नाम नहीं लिया। आपको कहना पड़ेगा भाई केजरीवाल के साथ हम खड़े हैं। वहां उसकी टेक्निक क्या है, उसकी रणनीति क्या है कि अगर जो होगा नहीं, ये अगर मगर में ही चल रहा है सब कुछ, कि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन दे दे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से अगर हम अध्यादेश को राज्यसभा में गिरा देते हैं तो कौन कहलाएगा कि भाई मोदी को किसने हराया, तो केजरीवाल को हराया। कांग्रेस पार्टी इससे भी डर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसने ब्लैकमेल इस तरीके से किया कि हम फैसला करेंगे, अपनी पीएससी की मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम सब कुछ तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई और उनको नाम लेकर के यह घोषणा करना पड़ा कि हम केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन केजरीवाल विपक्षी एकता के लिए वो राजनीति में नहीं है। केजरीवाल पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि 2024 में इट इज गोइंग टू बी मोदी वर्सेस केजरीवाल। वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी काम नहीं करने जा रहा है, इसलिए ये कंफ्यूजन की स्थिति है। जी बिल्कुल, केजरीवाल लगातार कांग्रेस को ब्लैकमेल करने में लगे हैं और इसी बीच पार्टी ने केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया है। आगे बात करते हैं विपक्ष में मचे घमासान की। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले ममता ने किनारा कर लिया है। 17 से 18 जुलाई को ये बैठक होनी है, उससे पहले ममता ने इस बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अब मीटिंग में ममता की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने पैर में चोट का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने ममता को फोन कर मनाया था। लेकिन अब फिर से ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, क्यों ममता बनर्जी बैठक का हिस्सा नहीं बनी? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में राजनीति करती है। वहां 3-4 पार्टियां हैं जो ममता बनर्जी का विरोध करती हैं, जैसे बीजेपी, वो तो अलग खेमे में है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और सीपीएम, ये वाम मोर्चा, वो लोग भी वहां पहुंचेंगे। तमाम वाम मोर्चा की जो पार्टियां हैं 3-4, वो सारी की सारी वहां पे नंबर बढ़ाने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी की राजनीतिक सेहत के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया होता कि अगर ये येचुरी के साथ हाथ खड़ा करते हुए नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि देखो भाई, यहां पे तो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तृणमूल के 4-5 कार्यकर्ता मारे गए हैं, आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो टीएमसी के ऊपर उसका आरोप ये लोग लगा रहे हैं। तो एक तो जमीन पे आप लड़ रहे हो और वहां जाकर के आप तस्वीरें दिखाओगे कि भाई हम विपक्षी, हम लोग सब एक हैं, तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोकसभा चुनाव में ये कैंपेन कर पाना। क्योंकि एक चीज समझिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, इनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी उनके राज्यों में चुनाव न लड़े। ये सैक्रिफाइस कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अगर बंगाल में चुनाव न लड़े, पूरे यूपी में चुनाव न लड़े, पंजाब और दिल्ली में चुनाव न लड़े, बिहार में चुनाव नहीं लड़े, वो महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़े, वो झारखंड में चुनाव नहीं लड़े, तो फिर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी कहां? ये एक बड़ी दुविधा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक बस
कि कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर के चलने का मादा रखती है, ये क्वालिटी है। सब लोग विपक्षियों को एक साथ इकट्ठा करने में कांग्रेस अकेले ही सक्षम है। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ही ये कवायद हो रही है, होना जाना कुछ नहीं है। और वैसे भी 2024 में ये जो दिल्ली सरकार है वहां कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, एक पॉपुलर सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अभी भी जनता का पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी के इस बैठक से किनारा करने के बाद विपक्षी एकता में फूट के आसार साफ नजर आने लगे हैं। अगली खबर में बात करेंगे यूसीसी पर नीतीश सरकार के बड़े ऐलान की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जदयू का बड़ा स्टैंड सामने आया है। नीतीश कुमार ने दिल्ली से आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिल्ली प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान बोर्ड के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात के दौरान उन लोगों को आश्वस्त किया कि यूसीसी को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब, जदयू का स्टैंड भी साफ हो गया। भाई बिहार कोई आइलैंड थोड़ी है, अगर पार्लियामेंट में कानून पास होगा तो पूरे देश के लिए लागू होगा। कोई मुख्यमंत्री ये छलावा। दरअसल दिक्कत क्या है, ये नीतीश कुमार जैसे ही ये जालीदार टोपी पहनकर रोजा अफ्तारी हाथ इस तरह से दुआ मांगने वाले फ्रॉड लीडर्स, ये दरअसल मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप लागू नहीं करोगे, क्या मतलब है इसका? आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक सूबे के हो, वहां आप चाहते हो कि लड़कियों की शादी जो है वो 9 साल की उम्र में हो। आप ये चाहते हो कि बस 3 बार तलाक 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 कर दे, उसको हटा दिया जाए। क्या आप चाहते हो कि भाई लड़कियों का कोई अधिकार ना हो, लड़कियों को पढ़ने ना दिया जाए, लड़कियों को पर्दे में रखा जाए, लड़कियां ऑफिस ना जा सके? ये किस तरह का समाजवाद है भाई? यह किस तरह के लोग हैं ये लोग? आंखों पे पट्टी आपने बांध ली है। मुस्लिम महिलाओं को आप अंधकार में गर्त में रखना चाहते हो कि भाई आप बिल्कुल ही अनैतिक फैसला है ये। और दरअसल दिक्कत क्या है, ये मुस्लिम समाज भी जो है वो इसी तरह के बेवकूफी में फंसकर इस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाती। भाई ये जो विरोध हो रहा है, कहां है मुस्लिम महिलाएं, कहां है वामपंथी और ये सारे पत्रकार, ये जो प्रोग्रेसिव होने का दावा करते हैं? सऊदी अरब से, इंडोनेशिया से ज्यादा बड़े मुसलमान हो गए यहां पे क्या? आप एक ऐसे चीज को के साथ खड़े होना चाह रहे हो जो देश के लिए और खास करके मुसलमानों के लिए। ये कौन है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या हैसियत है इसकी? आप लोगों ने वोट बैंक के चक्कर में एक एनजीओ है ये, और किसने कह दिया कि तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? तो बेकार की चीजें हैं। ये गंदी राजनीति का गंदा चेहरा है। और नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इस तरह के लोग देश में एक एनआरकी पैदा करना चाह रहे हैं, देश को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। बस इनकी राजनीति चमकते रहनी चाहिए, चुनाव में मुसलमानों का वोट मिलता रहे, इसके लिए मुसलमानों को दलित से भी बदतर स्थिति में लाकर के लोगों ने खड़ा कर दिया। और फिर भी ये बेशर्मी के साथ जो है टोपी पहन के इस तरह का ऐलान करते हैं कि नहीं जी बिहार में नहीं लगेगा। तो बिहार को तो वैसे ही आप लोगों ने नरक बना दिया है, एक और इजाफा और सही। जी बिल्कुल, यूसीसी पर मचे घमासान के बीच अब नीतीश कुमार का भी इस पर स्टैंड क्लियर हो गया है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बाढ़ के हालातों पर घिरी केजरीवाल सरकार की। दिल्ली में यमुना का सैलाब अब भी शांत नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज आज मयूर विहार बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही गुस्साए लोगों ने भारद्वाज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके में पानी भरने से परेशान लोगों ने केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लगाए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सौरभ भारद्वाज को इलाके से भगा दिया गया। डॉक्टर साहब, केजरीवाल कह रहे हैं यमुना का जलस्तर कंट्रोल में आ गया है, दिल्ली के हालात सुधर रहे हैं, लोग तो कितने परेशान हैं। भाई देखिए, वहां पे नारे लगाए थे लोगों ने केजरीवाल चोर है, और केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे और मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि देखिए ये सब साजिश है।
अब कोई ये बताएगा यमुना का स्तर तो नीचे आ गया, अभी भी पानी क्यों जमा है? मतलब तुमने नाले साफ नहीं किए। कब तक आपकी चोरी दुनिया से बची रहेगी? आपका नकारापन ही, अगर यमुना का स्तर नीचे गया, अगर यमुना का पानी हर जगह होता तो ये पानी तो साथ में निकल गया होता। आपने नाले साफ नहीं किए, आपने बैराजों को की मरम्मत आपने ठीक से नहीं की, और सबसे बड़ी चीज, पिछली बार बाढ़ आई थी लेकिन वो डेंजर मार्क के नीचे रह गया, और अब ये जो दस्तावेज से मालूम चल रहा है कि पिछली बार एक बार भी इसने मीटिंग नहीं की थी। क्यों? कि भाई बाढ़ में अव्यवस्था फैलेगी तो हम एमसीडी के लिए प्रचार करेंगे, हम ये कहेंगे देखिए एमसीडी वाले ने नाले साफ नहीं किए। इस बार मई से ही तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो प्रबंधन है बाढ़ को लेकर के, उसकी एक जो कमिटी है उसकी मीटिंग ये 6 तारीख को इसने की है। मतलब 9 तारीख को बारिश हुई, उसके 3 दिन पहले इसने मीटिंग की। उससे पहले कमेटी की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था, मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो। तो पहले मालूम चला कि भाई 15 दिन तक फाइल केजरीवाल के टेबल पर रहा। उसके बाद उसने ये लिख करके उस फाइल को आगे बढ़ाया कि ये मसला जो है वित्त विभाग, भाई पैसे आएंगे तब तो सारा काम होगा, कि वित्त मंत्री जो है वो देखेगा। अच्छा, वहां पे जाने के बाद 2 दिन के बाद वहां से क्लियरेंस होता है। अब जब क्लियरेंस होता है तो भाई इसको बहुत ही ये किया जाए, मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग आपने तारीख रखी 28 तारीख की, 28 तारीख को आपने रख लिया मीटिंग, और उस दिन कह दिया कि भाई कुछ और व्यस्तताएं हैं, ये मीटिंग जो है 6 तारीख को करते हैं। तो 6 जुलाई को आप मीटिंग करोगे, काम कब करोगे? तो ये झूठ बोलने में माहिर है। अच्छा है जो लोग परेशान हुए हैं उनको इनका असली चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, इन लोगों की बेशर्मी को लोगों ने दौड़ाया, भगाया, और कार पे चढ़ के जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको देख के ये सौरभ भारद्वाज फ्लाइंग किसेस दे रहा था। फ्लाइंग किसेस दे रहा था, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा कोई फिल्म स्टार पहुंच गया है। वो अपने फैंस को जिस तरह से फ्लाइंग किस लोग देते हैं, उस तरह से ये बेशर्मी का, भाई इस तरह के घटिया किस्म के लोगों को तुमने मंत्री बना दिया। मंत्री पद का एक गरिमा होती है। ये सड़क छाप किस्म के लोगों को तुमने मंत्री बना दिया। लोग तुम्हें केजरीवाल चोर है, केजरीवाल डाउन डाउन हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और ये कमजोर मंत्री ये फ्लाइंग किसेस दे रहा है। लानत है ऐसी सरकार पे, और लानत है ऐसे मंत्री के ऊपर। जी बिल्कुल, बाढ़ के हालातों से परेशान लोगों ने भी अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।